हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास वरदान सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये उपन्यास। हाथी से लगा लेती और उसकी भोली भाली बातें सुनकर अपना दुख भूल जाती और अपना मन बहला लेती। एक दिन मुंशी जी संजीवन लाल बाहर से आए तो क्या देखते हैं कि प्रताप और बिरजन दोनों दफ्तर में कुर्सियों पर बैठे हैं। प्रताप कोई पुस्तक पढ़ रहा है और बिरजन ध्यान लगाए सुन रही है। दोनों ने ज्यों ही मुंशी जी को देखा उठ खड़े हुए। बिरजन तो दौड़कर पिता की गोद में जा बैठी और प्रताप सिर नीचा करके एक और खड़ा हो गया। कैसा गुणवान बालक था। आयु अभी 8 वर्ष से अधिक न थी, पर लक्षण से भावी प्रतिभा झलक रही थी। दिव्य मुखमंडल, पतले पतले लाल लाल अधर, तीव्र चितवन, काले काले भ्रमर के समान बाल, उस पर स्वच्छ कपड़े। मुंशी जी ने कहा, यहाँ आओ प्रताप। प्रताप धीरे धीरे कुछ हिचकिचाता सकुचाता समीप आया। मुंशी जी ने पितृवत प्रेम से उसे गोद में बैठा लिया और पूछा, तुम अभी कौन सी किताब पढ़ रहे थे? प्रताप बोलने को ही था कि विरजन बोल उठी, बाबा अच्छी अच्छी कहानियाँ थीं। क्यों बाबा, क्या पहले चिड़िया भी हमारे जैसे बोला करती थी? मुंशी जी मुस्कुराकर बोले, हाँ वे खूब बोलती थीं। अभी उनके मुंह से बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि प्रताप, जिसका संकोच अब गायब हो चला था, बोला, नहीं विरजन, तुम्हें भुलाते हैं, ये कहानियाँ बनाई हुई हैं। मुंशी जी इस निर्भीकतापूर्ण खंडन पर हंस पड़े। अब तो प्रताप तोते की भांति चहकने लगा। स्कूल इतना बड़ा कि नगर भर के लोग उसमें बैठ जाएं। दीवारें इतनी ऊंची हैं जैसे ताड़। बलदेव प्रसाद ने जो गेंद में हिट लगाई तो वह आकाश में चला गया। बड़े मास्टर साहब की मेज पर हरी हरी बनात बिछी हुई थी। उस पर फूलों से भरे गिलास रखे हैं। गंगा जी का पानी नीला है, ऐसे जोर से बहता है कि बीच में पहाड़ भी हो तो बह जाए। वहाँ एक साधु बाबा है। रेल दौड़ती है सन सन, उसका इंजन बोलता है झक झक। इंजन से भाप होती है, उसी के जोर से गाड़ी चलती है। गाड़ी के साथ पेड़ भी दौड़ते दिखाई देते हैं। इस भांति कितनी ही बातें प्रताप ने अपनी भोली वाली बोली में कही। बिरजन चित्र की भांति चुपचाप बैठी सुन रही थी। रेल पर वह भी 2-3 बार सवार हुई थी, पर उसे आज तक यह ज्ञात नहीं हुआ था कि उसे किसने बनाया और वह कैसे चलती है। 2 बार उसने गुरुजी से यह प्रश्न किया भी था, पर उन्होंने यही कहकर टाल दिया कि बच्चा, ईश्वर की महिमा, कोई भारी और बलवान घोड़ा है जो इतनी गाड़ियों को सन सन खींचे ले जाता है। जब प्रताप चुप हुआ तो बिरजन ने पिता के गले में हाथ डालकर कहा, बाबा हम भी प्रताप की किताब पढ़ेंगे। मुंशी जी ने कहा, बेटी तुम तो संस्कृत पढ़ती हो, यह तो भाषा है। बिरजन ने कहा, तो मैं भी तो भाषा ही पढ़ूंगी, इसमें कैसी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। मेरी किताब में तो एक भी कहानी नहीं। क्यों बाबा, पढ़ना किसे कहते हैं? मुंशी जी बगले झाँकने लगे। उन्होंने आज तक आप ही कभी ध्यान नहीं दिया था कि पढ़ना क्या वस्तु है। अभी वे माथा ही खुजला रहे थे कि प्रताप बोल उठा, मुझे पढ़ते देखा, उसी को पढ़ना कहते हैं। विरजन ने कहा, क्या मैं नहीं पढ़ती? मेरे पढ़ने को पढ़ना नहीं कहते। विरजन सिद्धांत कौमुदी पढ़ रही थी। प्रताप ने कहा, तुम तोते की जैसे रटती हो। कुछ काल से स्वामा ने द्रव्य भाव के कारण महाराजन कहार और 2 महरियों को जवाब दे दिया था, क्योंकि अब ना तो उसकी कोई आवश्यकता थी और ना उनका वह ही संभलता था। केवल एक बुढ़िया महरी शेष रह गई थी। ऊपर का कामकाज वह करती, रसोई सुबामा स्वयं बना लेती, पर उस बेचारी को ऐसे कठिन परिश्रम का अभ्यास तो कभी था ही नहीं। थोड़े ही दिनों में उसे थकान के कारण रात को ज्वर रहने लगा। धीरे धीरे यह गति हुई कि हर पल ज्वर ही विद्यमान रहता। शरीर भुना जाता है, ना खाने की इच्छा है और ना ही पीने की। किसी काम में मन नहीं लगता, पर यह है कि सदैव नियम के अनुसार काम किए जाती है। जब तक प्रताप घर पर रहता तब तक वह मुखाकृति को तनिक भी मलिन नहीं होने देती, पर ज्यों ही वह स्कूल जाता तो त्यों ही वह चादर ओढ़कर पड़ी रहती और दिन भर बड़े बड़े कराहा करती। प्रताप बुद्धिमान लड़का था। माँ की दशा प्रतिदिन बिगड़ती हुई देखकर वह ताड़ गया कि यह बीमार है। एक दिन स्कूल से लौटा तो सीधा अपने घर गया। बेटे को देखते ही सुबामा ने उठ बैठने का प्रयत्न किया, पर निर्बलता के कारण मूर्छा आ गई और हाथ पांव अकड़ गए। प्रताप ने उसे संभाला और उसकी ओर भर्त्सना की दृष्टि से देखकर कहा, अम्मा तुम आजकल बीमार हो क्या? इतनी दुबली क्यों हो गई हो? देखो तुम्हारा शरीर कितना गर्म है, हाथ नहीं रखा जाता। सुबामा ने हंसने का उद्योग किया। अपनी बीमारी का परिचय देकर बेटे को कैसे कष्ट दे, यह निष्पर और निस्वार्थ प्रेम की पराकाष्ठा है। स्वर को हल्का करके बोली, नहीं बेटा, बीमार तो नहीं हूँ, आज कुछ ज्वर हो आया था, संध्या तक चंगी हो जाऊंगी। अलमारी में हलवा रखा हुआ है, निकाल लो। नहीं, तुम आओ बैठो, मैं ही निकाल देती हूँ। प्रताप ने कहा, माँ तुम मुझसे बहाना करती हो, तुम अवश्य बीमार हो। एक दिन में कोई इतना दुर्बल हो जाता है क्या? सुबामा ने हंसकर कहा, क्या तुम्हारे देखने में मैं दुबली हो गई हूँ? मुझे तो जान नहीं पड़ता।
प्रताप ने कहा, मैं डॉक्टर साहब के पास जाता हूँ। सुदामा ने प्रताप का हाथ पकड़कर कहा, तुम क्या जानो कि वे कहाँ रहते हैं। प्रताप ने कहा, पूछते पूछते चला जाऊंगा। सुदामा कुछ और कहना चाहती थी कि उसे फिर चक्कर आ गया। उसकी आंखें पतरा गईं। प्रताप उसकी यह दशा देखने से डर गया। उससे और कुछ भी तो नहीं हो सका। वह दौड़कर बिरजन के द्वार पर आया और खड़ा होकर रोने लगा। प्रतिदिन वह इस समय तक बिरजन के घर पर पहुंच जाता था। आज तो देर हुई तो वह अकुलाई हुई इधर उधर दिख रही थी। अकस्मात द्वार पर झांकने आई तो प्रताप को दोनों हाथों से मुख ढांपे हुए देखा। पहले तो समझी कि इसने हंसी से मुख छिपा रखा है, पर जब उसने हाथ हटाए तो आंसू दिख पड़े। चौंक कर बोली, क्यों रोते हो, बता दो। प्रताप ने कुछ उत्तर नहीं दिया, बस सिसकने लगा। बिरजन बोली, ना बताओगे? क्या चाची ने कुछ कहा है? जाओ, तुम चुप नहीं होते। प्रताप ने कहा, नहीं बिरजन, माँ बहुत बीमार है। यह सुनते ही ब्रजरानी दौड़ी और एक सांस में सुदामा के सिरहाने जा खड़ी हुई। देखा तो वह सुन्न पड़ी है, आंखें मुदी हुई हैं और लंबी सांसें ले रही है। उनका हाथ थाम कर बिरजन झुरझुरने लगी। चाची, कैसा जी है? आंखें खोलो, कैसा जी है? पर चाची ने आंखें ना खोली। तब वह ताक पर तेल उतार कर सुदामा के सिर पर धीरे धीरे मलने लगी। उस बेचारी को सिर में महीने से तेल डालने का अवसर न मिला था। ठंडक पहुंची तो आंखें खुल गईं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।